डेडलाइन सेट करने से सुरक्षा बलों पर दबाव है और इसलिए उनसे गलतियां हो रही हैं, वो फर्क नहीं कर पा रहे हैं आदिवासियों और नक्सलवादियों के बीच में। टारगेट ओरिएंटेड किसी का डेड बॉडी रिकवर करना ऐसा कोई एक मकसद नहीं है। जैसे आमने सामने लड़ाई में जो डेड बॉडीज रिकवर होते हैं उसका शिनाख्त करके पुलिस उसका पूरा विवरण प्रस्तुत करते हैं। ये दहशत शायद अभी भी नजर आ रही है माओवादियों की, और जनता को डरा धमका कर उनका अपना कब्जा में रखना उनके एक पुराना मोडस ऑपरेंडी। इसी कारण से इलाका में जनता का काफ़ी बड़ी नुकसान भी हुआ, जिससे पहले भी मैंने जिक्र किया। विगत 20-25 वर्षों में देखा जाएगा 2000 से अधिक निर्दोष आदिवासी, ग्रामीण, महिला, बच्चे, बुजुर्ग का माओवादी हिंसा में उनका मृत्यु हुआ और कई लोग आईडी ब्लास्ट में उनका पैर उड़ गई, उनका आंख चले गए थे। इस प्रकार नक्सल आतंक से काफ़ी जनता प्रताड़ित हुआ। इसी कारण से कहने के उनके मन में नक्सल संगठन के प्रति एक डर की माहौल है। जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो जानते हैं कि ये गलत हुआ है, लेकिन नज़रअंदाज करते हैं। क्षेत्र की जनता का जान माल की रक्षा करना हमारा प्राथमिक दायित्व है। उसी दायित्व को निभाने के लिए कई बार हम अपना खुद की कुर्बानी दिया है। हमारा जैसा विगत यदि राज्य गठन के पश्चात यदि बात करें तो लगभग हमारा 1600 से अधिक जवानों को शहादत हुई। उसमें वरिष्ठ अधिकारी से लेकर हमारे जवान तक सभी सुरक्षा बल सदस्य के अलग अलग मुठभेड़ में या आईडी ब्लास्ट में उनका शहादत हुई। ये आरोप आप लोगों के ऊपर है कि आपने भी उन्हें किताबें पकड़ाने के बजाय बंदूकें पकड़ा दी। कई लोग ये समझते हैं डीआरजी मतलब 100% सरेंडर माओवादी कैडर से गठित दल ऐसा करके। बात ऐसा नहीं है। जैसा लगभग 3/4 मतलब रेगुलर रिक्रूटेड है और सिर्फ कुछ प्रोपोर्शन है जो सरेंडर कैडर्स, और उसमें कुछ नक्सल विक्टिम भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं भारत। हमारी टीम आजकल छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में घूम रही है। हम और आप जानते हैं कि बस्तर एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ विशाल जंगल है जिसका एक हिस्सा अबूझ भाड़ कहा जाता है और कई आदिवासी समुदाय यहाँ पर रहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर ये इलाका है, बेहद खूबसूरत है। लेकिन इस खूबसूरत इलाके के जंगल में आजकल लगातार सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सरकार का ये प्रण है कि मार्च 2026 तक इस पूरे आदिवासी इलाके को माओवाद से मुक्त करा लिया जाएगा। और अब जबकि बरसात का मौसम है, इस मौसम में भी ये कार्रवाई रुकेगी नहीं, माओवादियों के खिलाफ अभियान चलता रहेगा। लेकिन इस दौरान कई तरह के सवाल, कई उंगलियां पुलिस की तरफ भी उठती हैं। इन सारी बातों को समझने के लिए इस वक्त हम बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज के दफ्तर में मौजूद हैं और वो आज हमारे ख़ास मेहमान हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं भी भारत के इस इंटरव्यू में। तो सरकार तो लगातार, गृह मंत्री जी ये घोषणा करके गए हैं कि बरसात हो जो हो, मार्च 2026 की जो डेडलाइन है वो हम उससे पहले माओवाद को इस इलाके से ख़त्म कर देंगे। कितने कॉन्फिडेंट हैं कि जो डेडलाइन आप लोगों ने सेट की है वो उससे पहले आप अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे? बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा एवं विकास के लिए नक्सलवाद एक काफ़ी बड़ी एक चुनौती के रूप में विगत लगभग 30-40 वर्षों से इस इलाका में एक बड़ी समस्या के रूप में इसको शिनाख्त की गई थी। इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन का मंशा है आने वाला बहुत जल्दी इस समस्या को समाधान करना है। साथ साथ क्षेत्र की जनता का भी यही इच्छा है, क्योंकि नक्सलवाद के कारण से बस्तर संभाग के अंतर्गत विगत यदि 20-25 वर्षों में देखा जाएगा 2000 से अधिक निर्दोष आदिवासी, ग्रामीण, महिला, बच्चे का जान चले गई। अनेक शासकीय संपत्ति का नुकसान हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को भी डैमेज हुआ और सुरक्षा बल के लगभग 1600 से अधिक हमारे जवान का शहादत हुई। इस प्रकार नक्सलवाद के कारण से काफ़ी क्षेत्र की जनता के जान माल का नुकसान हुआ। इसी कारण से शासन के स्पष्ट मंशा है इस समस्या को बहुत जल्दी समाधान करना है। इसी दिशा में लगातार सुरक्षा बल द्वारा भी एक पूरा कार्य योजना के तहत काम कर रहा है, जिसके परिणाम काफ़ी सकारात्मक रूप से सबके सामने है और वर्ष 2026 में इस समस्या को समाधान करने का पूरा विश्वास और पूरा उम्मीद है। जी, अभी हम लोग बीजापुर में थे
और बीजापुर में एक ये खबरों में सबने देखा है कि एक स्कूल में जो कुक था, जो मिड डे मील बनाता था, एक जो सुरक्षा बलों का ऑपरेशन हुआ, मुठभेड़ हुआ, उसमें उसकी भी मौत हुई और गांव के लोगों का ये कहना है कि वो निर्दोष था। कांग्रेस पार्टी का जांच दल वहाँ गया और उन्होंने भी ये कहा कि वो एक निर्दोष आदिवासी मारा गया है, उसका आधार कार्ड और बाकी सब डॉक्यूमेंट थे। जो आदिवासी नेता हैं और ख़ासतौर पर वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, उनसे हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि एक डेडलाइन सेट करने से सुरक्षा बलों पर दबाव है और इसलिए उनसे गलतियाँ हो रही हैं, वो फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं आदिवासियों और नक्सलवादियों के बीच में। ये नक्सल समस्या का समाधान करने के लिए शासन के जैसा स्पष्ट मंशा उस क्षेत्र की जनता के बीच आते, उसी अनुरूप सुरक्षा बल द्वारा एक कार्य योजना के तहत काम कर रहे थे। उस कार्य योजना में सिर्फ ऑपरेशनल एक्टिविटी एक ही विषय नहीं है, इसके साथ साथ आत्मसमर्पण का भी प्रावधान है और जो भी कानून विरुद्ध में यदि कोई हरकत करे तो उनके गिरफ्तारी करके न्यायालय के समक्ष पेश करना है, वो भी एक वर्टिकल है। सुरक्षा बल द्वारा लगातार तीनों वर्टिकल में काम करते और चौथा एक और महत्वपूर्ण विषय जो कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेशर है, क्षेत्र की जनता से संपर्क स्थापित करके उनकी माध्यम से क्षेत्र में शांति और सुरक्षा व्यवस्था का सुनिश्चित करना, ये भी पुलिस के काम, उसमें भी पुलिस लगातार आगे कार्रवाई कर रहा है। यदि सबसे पहले यदि हम सिर्फ ऑपरेशनल वर्टिकल में यदि बात करेगा, वर्ष 2024 और 25 में अब तक जैसे विगत 18 महीने में लगभग 450 से अधिक माओवादी कैडर के डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। इसमें खास बात यह है, मतलब इनमें से अधिकतम जो सेंट्रल कमेटी मेंबर, स्टेट कमेटी लेवल के कैडर्स, पीएलजी फॉर्मेशन कैडर्स और सीपीएम माओवादी संगठन के जो सरगना है, उनकी जनरल सेक्रेटरी बसवराज की डेड बॉडी भी रिकवर की गई थी। इस प्रकार माओवादी की टॉप लीडरशिप से लेकर उसके मिडिल लेवल लीडरशिप और उनकी पीएलजी फॉर्मेशन, इस प्रकार का जो कैडर्स का डेड बॉडी रिकवर की गई थी। साथ साथ AK-47 इंसास, LMG, इस प्रकार का अनेक ग्रेडेड वेपन भी बरामद की गई थे। इसलिए टारगेट ओरिएंटेड किसी का डेड बॉडी रिकवर करना ऐसा कोई एक मकसद नहीं है। जैसे आमने सामने लड़ाई में जो डेड बॉडीज रिकवर होते हैं उसका शिनाख्त करके पुलिस उसके पूरे विवरण प्रस्तुत करते हैं। यदि नेशनल पार्क इलाका में जो मुठभेड़ हुई थी, इसकी चर्चा यदि बात करेंगे तो उसमें सीपीएम माओवादी संगठन के जो सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर उर्फ गौतम, उनका डेड बॉडी और सीपीएम माओवादी संगठन के जो स्टेट लेवल कमेटी मेंबर भास्कर का भी डेड बॉडी रिकवर की गई थी और काफ़ी अन्य संख्या में और भी पीएलजी फॉर्मेशन का कैडर्स का डेड बॉडी रिकवर की गई थी। उसमें एक जो डेड बॉडी रिकवर की गई थी उसके बारे में भी जो ये जानकारी बताई जा रही थी, मतलब पहले वो स्कूल में भी उन्होंने दैनिक वेतन में काम करते करते उसी हिसाब से हम उनका पूरा बैकग्राउंड भी चेक करवा रहे हैं, मतलब किस परिस्थिति में वो वर्तमान में जो मुठभेड़ में उनका उपस्थिति उस इलाके में रहा और उसका प्राथमिक जो आइडेंटिफिकेशन उसका पार्टी मेंबर के रूप में शिनाख्त हुआ। जैसे कई बार माओवादी संगठन द्वारा क्षेत्र के लोगों को मतलब अपना संगठन में शामिल करने के लिए उनका डरा धमका कर उनका संगठन में भर्ती भी की जाती है। कुछ लोग अपना मर्जी से भर्ती होते, कई लोग मजबूरी से भी भर्ती होते, लेकिन कानून के हिसाब से मतलब यदि कोई भी व्यक्ति माओवादी संगठन की प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से उसका ताल्लुकात रखेगा, फिर अपराध के दृष्टिकोण से उसका भी देखा जाता है। लेकिन जैसे मुठभेड़ के परिस्थिति में मैं बात बताऊंगा, यदि कभी कोई कैडर बीच मुठभेड़ में भी हिंसा छोड़कर हथियार डालकर यदि आत्मसमर्पण किया, उसको भी हम स्वीकार किया। ऐसा अनेक उदाहरण है जहाँ पर मुठभेड़ हो रहा था, उसमें हमारा जवान का शहादत हुई, लेकिन उस मुठभेड़ में भी यदि कोई घायल नक्सली हथियार छोड़कर यदि आत्मसमर्पण करने के लिए सामने आए तो उनको हम स्वीकार किया, उनका एम्बुलेंस में हॉस्पिटल तक भेजा गया, उनके इलाज के लिए हमारा जवान ने उसका ब्लड डोनेट भी किया थे। उस टाइप का भी कई उदाहरण है। पुलिस का ये कभी ये मजबूरी नहीं, मतलब जैसा आमने सामने की लड़ाई में सिर्फ गोली चलाना और किसी को मारना, ऐसा कोई मजबूरी नहीं। पुलिस नियम कानून के तहत काम करते हैं और जैसा बीच मुठभेड़ में भी यदि कोई हिंसा छोड़कर सामने आ रहा है तो उनको भी हम स्वीकार करते हैं और इसके अनेक उदाहरण भी है। और किसी मुठभेड़ में यदि माओवादी के क्रॉस फायर में किसी ग्रामीण का नुकसान हुआ, उस बात को भी हम पूरा सामने लेकर आए थे, फिर उसका जो भी आर्थिक सहायता से लेकर अन्य उनका सुविधा देना, तो उस कार्य भी हमने किया। इसलिए जो भी हमारे कार्रवाई होते हैं सभी कानूनी प्रावधान के तहत होते और उस पर पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका विवेचना और आगे कार्रवाई होते। और इस विषय का जो बिंदु सामने आ रहा था उसमें अभी विवेचना काफ़ी प्राथमिक स्तर पर है, जिस विवेचना में जो भी विषय वस्तु सामने आई तो उस हिसाब से संपूर्ण जानकारी क्षेत्र की जनता के समक्ष रखा जाएगा। लेकिन इस मुठभेड़ में इनिशियल जो आइडेंटिफिकेशन हुआ है, जो
किसी के सेंट्रल कमेटी मेंबर के रूप में हुआ, किसी के स्टेट लेवल कमेटी मेंबर के रूप में हुआ, किसी का PLG फॉर्मेशन कैडर के रूप में शनाख्त हुआ और जिसका पार्टी मेंबर के रूप में हुआ। और इसी हिसाब से आगे जो हम विषय में जो भी विषय सामने आएगा उसका सबके समक्ष हम प्रस्तुत करेगा। जी, और आप कह रहे हैं कि आप बहुत तेज़ी के साथ माओवादी इलाके में बढ़ रहे हैं और उनके प्रभाव क्षेत्र को कम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जब आप आदिवासी इलाकों में जाते हैं जहां माओवादियों का प्रभाव है और जहां एनकाउंटर में माओवादी मारे गए हैं और एक तरह से वो मुक्त इलाका है, अब मुख्य धारा से जुड़ा हुआ इलाका कह सकते हैं उसको, वहाँ भी अभी भी ग्रामीण उतना खुल के बात नहीं करते हैं। एक दहशत शायद अभी भी नज़र आ रही है माओवादियों की। तो ये ठीक है कि आपके अभियान लगातार चल रहे हैं, लेकिन फोर्सेस अभियान चला के वापस अगर आ जाती हैं तो ग्रामीण अभी भी उस दहशत से शायद मुक्त नहीं हो रहे हैं। ये हमने खुद भी महसूस किया और यहाँ जो और पत्रकार हैं जो ग्राउंड पर रिपोर्ट कर रहे हैं उनसे बातचीत में भी इस तरह का आभास मिलता है। विगत लगभग 30-40 वर्षों से ये प्रतिबंधित और गैरकानूनी CPO माओवादी संगठन द्वारा क्षेत्र में सिर्फ आतंक के बल पर इलाका में जनता को एक डर के वातावरण में डाल के रखते थे और उसी के माध्यम से अपना कार्य को अंजाम देते थे। जैसा क्षेत्र में बैठक लेकर उधर के युवा युवतियों को, उनके परिजन को डरा धमका कर संगठन में भर्ती की जाती है। उस पर कई बार शुरू में जो नाबालिग बच्चों को भी भर्ती की गई थे और कोई उनकी बात को विरोध करते उसके गांव के किसी व्यक्ति को जन अदालत के नाम पर उसका मारते पीटते, उसका हत्या करते और इलाका में एक आतंक के वातावरण के माध्यम से अपना ताकत को प्रस्तुत करने के लिए उनका पुराना एक मॉडस ऑपरेंडी है जो पूरा संपूर्ण माओवादी संगठन, क्योंकि उनके पास क्षेत्र की जनता को देने के लिए कुछ नहीं है, ना उनके पास कोई सकारात्मक विचारधारा है, ना उनके पास ऐसा क्षेत्र की जनता के लिए कुछ सड़क बना कर दिया, कोई स्कूल भवन बना कर दिया, ऐसा कोई सकारात्मक विषय पर कभी उनका फोकस नहीं रहते थे। सिर्फ और सिर्फ आतंक के बल पर इलाके में एक वातावरण निर्मित करने का और जनता को डरा धमका कर उनका अपना कब्जा में रखना उनके एक पुराना मॉडस ऑपरेंडी। इसी कारण से इलाका में जनता का काफ़ी बड़ी नुकसान भी हुआ, जिससे पहले भी मैंने जिक्र किया। विगत यदि 20-25 वर्षों में देखा जाएगा 2000 से अधिक निर्दोष आदिवासी, ग्रामीण, महिला, बच्चे, बुजुर्ग का माओवादी हिंसा में उनका मृत्यु हुआ और कई लोग IED ब्लास्ट में उनका पैर उड़ गई, उनका आंख चले गए थे। इस प्रकार नक्सल आतंक से काफ़ी जनता प्रताड़ित हुआ। इसी कारण से कहीं न कहीं उनके मन में नक्सल संगठन के प्रति एक डर की माहौल है। शासन का भी स्पष्ट मंशा है इस डर को भी मिटाना है। उसके लिए लगातार हम नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित करके इलाका में एक सुरक्षित वातावरण निर्मित कर रहा है और जनता को मतलब कनेक्टिविटी के माध्यम से बाहर का दुनिया से जोड़ने के लिए भी काम की जा रही है। अनेक ऐसे सड़कें जो पहले नक्सल आतंक कारण से बंद होगी उसका हमने पुनः प्रारंभ किया। कई ब्रिजेस को हमने चालू करके मतलब उसके निर्माण कार्य को चालू करके उसके ब्रिजेस को एक्टिवेट किया। इसी कारण से मतलब अंदरूनी क्षेत्र की जनता बाहर की दुनिया से जुड़ जा रहा है और नक्सल के जो असली चेहरा है, एक जन विरोधी, विकास विरोधी और आदिवासी विरोधी चेहरा को जान लिया, देख लिया, समझ लिया। इसलिए नक्सल संगठन से काफ़ी दूर होते जा रहा है और बाहर के लोग भी अंदर तक जाकर मतलब अपना सर्विसेज दे पा रहा है। यदि गवर्नमेंट एजेंसीज हो या सुरक्षा बल हो या नहीं, जितना भी जो नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज भी है, जाकर अंदर तक जाकर जनता से मिल सकता है और अपना सेवा दे सकता है और एक विचार का आदान प्रदान भी हो रहा है। इस प्रकार अभी माओवादियों का जो आतंक है काफ़ी हद तक सिमटता जा रहा है। जो नवीन कैंप्स स्थापित होने के माध्यम से इलाका में विकास कार्य को भी गति मिला है और क्षेत्र में एक सिक्योरिटी कारपेट है वो इंश्योर होते जा रहा है। इससे पहले की तुलना में अभी काफ़ी एक सकारात्मक परिस्थिति हमको देखने के लिए मिल रहा है और आने वाले समय में निश्चित रूप से नक्सल गतिविधि पूर्ण रूप से समाप्त होगा, उनके आतंक पूर्ण रूप से मिट जाएगा इलाके से और क्षेत्र की जनता अपना इच्छानुसार एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए उनका जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार निश्चित रूप से मिलते रहेगा। जब आप एक हथियारबंद समूह के खिलाफ संघर्ष में होते हैं तो कई बार अपने जो सुरक्षा बल हैं उनका मनोबल बनाए रखने के लिए कई सारी चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है? जो मानवाधिकारों की बात करें या कानून, आपने कहा कि कानून मौजूद हैं और आपको वार्निंग देना है, आपको निहत्थे पे हथियार नहीं उठाना है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जब कॉन्फ्लिक्ट जोन में होता है तो कई बार जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो जानते हैं कि ये गलत हुआ है लेकिन नज़रअंदाज करते हैं। क्या यहाँ ऐसा नहीं हुआ है? वर्तमान की परिस्थिति में जो
क्षेत्र में जो तैनात सुरक्षा बल है, यदि स्थानीय पुलिस बल हो या केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, उनके लिए स्पष्ट निर्देश है और पूर्व में भी इसी निर्देश के तहत ही काम करते हैं। क्षेत्र की जनता का जान माल की रक्षा करना हमारा प्राथमिक दायित्व है। उसी दायित्व को निभाने के लिए कई बार हम अपना खुद की कुर्बानी दिया है। हमारा जैसा विगत यदि राज्य गठन के पश्चात यदि बात करें तो लगभग हमारा 1600 से अधिक जवानों को शहादत हुई। उसमें वरिष्ठ अधिकारी से लेकर हमारे जवान तक सभी सुरक्षा बल सदस्य के अलग अलग मुठभेड़ में या आईडी ब्लास्ट में उनका शहादत हुई। ये सिर्फ क्षेत्र की जनता की जान माल रक्षा करने के लिए इतना समर्पित होकर काम करने के दौरान हमारा इतना बड़ी बलिदान हमको देना पड़ा। इसके बावजूद भी सुरक्षा बल द्वारा अपना दायित्व से पीछे नहीं हट रहा है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी पीछे नहीं जा रहा है। हम अपना जान को भी रिस्क में डालकर क्षेत्र की जनता की जान माल रक्षा करने के लिए काम कर रहे हैं और इसमें पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से और नियम कानून का पालन करते हुए सभी कार्रवाई की जा रही है। इसमें किसी प्रकार का कोई कंपल्शन नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है और यदि हमारा कर्मचारी कोई गलती भी करे तो उसका खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म भी है और इसके पूर्व में भी ऐसा कोई गलती हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुआ। इसलिए हमारा मेन मकसद है क्षेत्र की जनता की रक्षा करना, उसमें सभी नियम कानून को पालन करके हमको काम करना और उसमें खास तौर पर इधर इस क्षेत्र की जो युवाएं होती है जो अपना क्षेत्र की रक्षा करने के लिए उनको एक अवसर मिलना चाहिए। उसी कारण से भी हाल फिलहाल में काफ़ी बड़ी संख्या में स्थानीय रिक्रूटमेंट भी हुआ। जो अंदरूनी क्षेत्र के जो वनांचल क्षेत्र के आदिवासी युवाएं होती हैं, क्योंकि पहले ओपन रिक्रूटमेंट में उन लोग का बाहर के जो कैंडिडेट्स है उनके पास इतना एडवांटेज रहते हैं। इधर के लोग किसी न किसी कारण से जैसा नक्सल समस्या के कारण से अनेक स्कूल ध्वस्त हो गए थे, इसलिए पढ़ने के लिए उनका अवसर नहीं थे। इसलिए उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी रिलैक्सेशन दी गई थे। हाइट में भी इधर के जो ट्राइबल इलाका में जो कम हाइट की जो युवाएं होती मिलते, इसलिए हाइट में भी रिलैक्सेशन की गई थी। इसलिए काफ़ी प्रावधान के तहत स्थानीय जो युवाएं होती को खुद अपने क्षेत्र की रक्षा सुरक्षा और विकास के लिए उनको एक अवसर मिलना चाहिए, उसके लिए उनका अवसर भी दी गए थे। इसलिए काफ़ी एक सकारात्मक परिस्थिति हमको देखने मिल रहा है। और कभी भी गाँव में जाता है क्षेत्र की जनता और पुलिस के बीच का भी संबंध है काफ़ी मजबूत और मधुर हो गई। पहले नक्सल क्या करते थे, मतलब पुलिस के बारे में एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करके रखते थे। पुलिस के बारे में जैसा अलग अलग प्रकार के जो नकारात्मक बातों को बताकर जो जनता में पुलिस के प्रति एक डर का माहौल बना कर रखते थे। लेकिन अभी हमारे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स है, कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम के तहत क्षेत्र की जनता से लगातार हम संवाद करते हैं उन सब विषय कारण से। और महिला कमांडर्स भी हमारा सभी ऑपरेशंस में अनिवार्य रूप से जाते हैं। इसी कारण से अभी क्षेत्र की जनता और पुलिस के बीच के जो संबंध है काफ़ी अभी स्ट्रांग हो गए, काफ़ी मजबूत और मधुर हो गए। इसलिए अभी कभी भी गांव में जाते हैं मतलब अच्छे एक वातावरण हमको देखने मिलते हैं और किसी प्रकार का गलती का जो स्कोप है वो काफ़ी हद तक अभी कम किया गया। और कई आने वाले समय में ऐसा कोई सुरक्षा बल अधिकारी से लेकर कर्मचारी सबके लिए नियम एक बराबर लागू है। यदि कोई गलती करे तो उसका नियम अपना काम करेगा, उनके जो भी उचित दंड मिलना चाहिए दंड मिलेगा। जी, आपने नैरेटिव की बात की कि पहले एक नेगेटिव नैरेटिव था पुलिस के बारे में, लेकिन हम जिन इलाकों में घूमे, मैं यही सवाल एक्चुअली आज पे करने वाला था कि मुझे ऐसा लगा कि आपका जो नैरेटिव है और माओवादियों का जो नैरेटिव है, माओवादियों का नैरेटिव अभी भी शायद ज़्यादा मजबूत है। जिस भी इलाके में हम गए वहाँ पर लोगों ने कहा कि उनको पुलिस पकड़ के ले गई, उनके साथ मारपीट की, उनसे पूछा, उसमें वो ये भी दावा करते हैं कि कुछ नाबालिग भी थे। तो क्या आप फीडबैक पे कोई ऐसा मैकेनिज़्म है कि एक्चुअली जो नैरेटिव की जो लड़ाई है उसको कैसे आप विन ओवर करेंगे? जो आप कह रहे हैं कम्युनिटी प्रोग्राम्स और बाकी इनिशिएटिव्स जो आपने लिए हैं, लेकिन जो हम लोग थोड़ा दुर्गम इलाकों में जब अंदर गए तो हमें ये महसूस हुआ कि आपके नैरेटिव से माओवादियों का नैरेटिव शायद ज़्यादा मजबूत है। वो अभी भी पुलिस के ख़िलाफ़ एक बड़ा नैरेटिव तैयार करने में सफल हो रहे हैं। आप इस बात से लेकर एक अंदाज़ा लगा सकता है, वर्ष 1998 तक संपूर्ण बस्तर संभाग एक ही जिला थे। जैसा हम लगभग 42,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जैसा पूरा बस्तर इलाका, मतलब 1998 तक एक ही जिला थे। मतलब साइज़ के हिसाब से जो केरल राज्य से भी बड़ा है और कई ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ है उससे भी हम क्षेत्रफल से ज़्यादा है।
उसी हिसाब से आप कल्पना कर सकते थे, मतलब जो काफ़ी बड़ी एक सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव वैकम भी हुआ करते थे, क्योंकि अपने पास इतना बल संख्या नहीं थी, इतना कोई स्ट्रॉन्ग जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी नहीं थे सभी इलाका में जो हम अपना पहुंच को बढ़ा सकते थे। उसका फ़ायदा नक्सली द्वारा इस समय में उठा दिया गया। जो जहाँ पर सिक्योरिटी वैकम थे, एडमिनिस्ट्रेटिव वैकम है, उस इलाका में अपना एक बेस को बढ़ाने के लिए इनिशियली जो जल जंगल ज़मीन के मुद्दे पर जनता का हितैषी बनकर उनका अपना उनके हित की लड़ाई लड़ने के नाम पर उन्हें गुमराह किए गए थे, उनके दिग्भ्रमित किए गए थे। और एक कॉन्स्पिरेसी के तहत जो कई वर्षों से नक्सली द्वारा इस कार्य योजना तहत काम करते करते जो क्षेत्र की जनता को अपना पक्ष में करने के लिए उनके कॉन्स्पिरेसी रहा। कुछ विचारधारा के माध्यम से, कुछ जैसा डरा धमका कर भी, जो आतंक के माध्यम से भी कोई उनके बात को नहीं सुनते उसका प्रताड़ित करते, फिर उसी कारण से इलाके में एक आतंक के वातावरण बन जाते। उसी से भी अपना ताकत को मजबूत करने के लिए उनका एक साजिश रहा। लेकिन धीरे धीरे जैसा अलग अलग नवीन जिला बन गए थे 1998 में, फिर ये कांकेर जिला बन गई, दंतेवाड़ा बन गए थे, फिर बाद में अलग अलग जिला जैसे बीजापुर, नारायणपुर, 2012 में फिर कोंडागांव और सुकमा बनाए। वर्तमान में हमारे पास 7 एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस डिस्ट्रिक्ट से और काफ़ी नया थाना, तहसील, ब्लॉक्स ये सब गठन हुआ। उसी कारण से अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रीच और सिक्योरिटी रीच बढ़ गए थे। इसलिए जो माओवादी का पुराना उनका ताकत है काफ़ी इलाके में कम हो गए थे, उनकी पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई है। और क्षेत्र की जनता जैसे बाहर से दुनिया से संपर्क होने से उनके माओवादी के जो असली चेहरा है, उनका क्रूएल का आतंक का जो चेहरा है उसका भी जान लिया, समझ लिया है। और बच्चे पहले पढ़ाई से वंचित हो गए, नक्सल इसमें भी काफ़ी बड़ा एक साजिश करते थे। जो इलाका में लगभग 250 से अधिक स्कूल को और आश्रम को मोदी ने आईडी के माध्यम से या उसको ध्वस्त करके उसको उड़ा दिए थे, ताकि इधर के बच्चे लोग को एक फॉर्मल एजुकेशन ना मिले। सिर्फ अपना जो मोपोसा इस टाइप का जो स्कूल से जो हिंसात्मक विचारधारा और मौका विचारधारा को पढ़ाने के लिए उनके एक साजिश रहते थे। तब दोबारा जो नवीन सुरक्षा कैंप खुल गए थे उसके इर्द गिर्द में स्कूल्स दोबारा रीस्टार्ट हुआ। अभी बच्चे लोग पढ़ने के लिए एक अवसर मिल रहा है। काफ़ी बच्चे अभी पढ़ लिख कर मतलब बाहर कुछ नौकरी के लिए जा रहा है, या नौकरी भी नहीं करते, उनका ज्ञान बढ़ रहा है। इस टाइप का परिस्थिति से माओवादी का जो नेगेटिव उनके एक चेहरा है उजागर होकर सामने आ रहे थे। इसलिए उनका भी किसी प्रकार को कोई सहयोग या समर्थन क्षेत्र की जनता से बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है। सिर्फ ऐसा कुछ पॉकेट्स है जहाँ पर ये सिमट गई है, जहाँ पर अभी अपना मजबूत प्रेजेंस नहीं है। जो नेशनल पार्क एरिया होगी, आपका काबूजमार क्षेत्र होगी, या इंद्रावती इलाका होगी, या कुछ इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर और इंटर स्टेट बॉर्डर्स का जो छोटे छोटे पॉकेट्स है, जहाँ पर कठिन भौगोलिक परिस्थिति कारण से या अन्य किसी परिस्थिति कारण से अपना परिस्थिति इतना मजबूत नहीं है प्रशासन, शासन क्या, पुलिस का, उस इलाके में उनका गतिविधि, मोदी की गतिविधि नजर आ रहा है। उसी क्षेत्र में उनका अभी भी थोड़ा डर के माध्यम से या आतंक के माध्यम से क्षेत्र की जनता को अपने कब्जे में रखने के उनके एक प्रयास जारी है। लेकिन शासन के मंशा आने वाले समय में उन इलाका में भी प्रशासन, शासन और सुरक्षा बल का मजबूती बढ़ना चाहिए, ताकि उन क्षेत्र की जनता भी नक्सल आतंक से मुक्ति मिले और अपने एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए जो उनके एक इंडिपेंडेंट विचार के लिए सभी व्यक्ति का, सभी नागरिक का एक अधिकार है, वो अधिकार मतलब इस क्षेत्र के नागरिक को भी मिलना चाहिए। फिर बाद में अपना विचार को प्रकट कर सकता है, अपने विचार से जो नियम कानून में, संविधान में जो उनके लिए प्रावधान दी गई, तो उसी के तहत वो अपना डे टू एक्टिविटी और अपना फ्यूचर है, अपना पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, ये सबको तय कर सकता है। जी, और आप बार बार कह रहे हैं कि माओवादी गतिविधियां अगर ख़त्म हो जाएंगी और ख़त्म हो रही हैं, लोग पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, इस पूरी लड़ाई में जो आप लोग आपके नेतृत्व में हो रही है, इस पूरी लड़ाई में डीआरजी को गेम चेंजर बताया जा रहा है। और डीआरजी के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उसका बड़ा हिस्सा उन लोगों का है जो एक वक्त में माओवादी थे, सरेंडर करके आए हैं और डीआरजी में भर्ती हो गए हैं। इस संदर्भ में ये आरोप आप लोगों के ऊपर है कि आपने भी उन्हें किताबें पकड़ाने की बजाय बंदूकें पकड़ा दी। जैसा डीआरजी है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है, जो शासन के एक विशेष जो प्रयास के तहत जो क्षेत्र की युवा युवती खुद अपने क्षेत्र की सुरक्षा, विकास और जैसा शांति के लिए योगदान दे सकता है, उसी मकसद से ये डीआरजी बल गठन की गई थी। उसके लेकर कई
जैसे मिसनॉमर है, जो कई लोग ये समझते हैं मतलब डीआरजी मतलब 100% सरेंडर माओवादी कैडर से गठित दल ऐसा करके, ये बात ऐसा नहीं है। डीआरजी मतलब शासन के एक विशेष जो गठन है जिसमें रेगुलर रिक्रूटमेंट भी हुआ, ओपन रिक्रूटमेंट हुआ, जहाँ पर इधर के जो लोकल युवा युवती को एक क्राइटेरिया के तहत उनका भर्ती की गई थी, मतलब उनका काफ़ी कुछ छूट भी दी गई थी। जैसा पहले भी मैंने जिक्र किया था, इधर जो हाइट में काफ़ी कम रहते ट्राइबल इलाका में, उनके लिए हाइट का रिलैक्सेशन दी गई थी। पहले उनको ज़्यादा पढ़ने का अवसर नहीं थे, इसलिए एजुकेशन का भी क्वालिफिकेशन का शिथिल की गई थे। इस प्रकार एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से डीआरजी गठित की थी। उसमें कुछ प्रोपोर्शन ऐसा है जो आत्मसमर्पित माओवादी कैडर है, जो शासन की एक पॉलिसी है, जो सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, उसी के तहत आत्मसमर्पण के पश्चात एक पीरियड के लिए उनका ऑब्जर्वेशन की जाती है और उसका योगदान किस रूप से रह सकता है, उनकी वेरिफिकेशन की जाती है। सबके बाद एक नियम के तहत ही उनका कुछ परसेंटेज में उनके सरेंडर कैडर्स को भी पुलिस में भर्ती की जाती है और उनका डीआरजी में काम करने के लिए एक अवसर दी जाती है। वो एक छोटा प्रोपोर्शन में है, 100% मतलब डीआरजी मतलब सरेंडर नक्सली नहीं, तो वो रेगुलर रिक्रूटेड कैडर्स नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कम से कम 70%। नहीं, वो गलत आंकड़ा है, जो उल्टा है। मतलब जैसा लगभग 3/4 है मतलब रेगुलर रिक्रूटेड है, और सिर्फ कुछ प्रोपोर्शन है जो सरेंडर कैडर्स, और उसमें कुछ नक्सल विक्टिम भी है, जिसके साथ जो किसी माँ बाप को नक्सली मार दिया थे। सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी में ये भी प्रावधान है, मतलब उनके जैसा किसी के परिवार में कोई नक्सल पीड़ित परिवार के लिए भी जो किसकी यदि इच्छा है पुलिस में भर्ती होकर अपना सेवा देना चाहते, तो उसमें भी हमने रिक्रूटमेंट करके उनका भी ट्रेनिंग के बाद उन्हें भी पुलिस में काम करने के लिए मौका दी जाती है। इसलिए जो रेगुलर रिक्रूट्स और कुछ सरेंडर कैडर्स, कुछ नक्सल विक्टिम, सबके एक कॉम्पोनेंट से एक प्रोपोर्शन में इसका जो बल गठन हुआ वही डीआरजी है। इसलिए आपने नक्सल विक्टिम की बात की, हम फरसेगढ़ नाम की एक जगह पे थे, वहाँ एक कैंप भी है और पुलिस थाना बिल्कुल सामने ही था। तो वहाँ हम लोग जब मोटरसाइकिलें गांव वालों को वापस करके गाड़ी ले रहे थे वापस अपनी, तो वहाँ से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि अभी भी सलवा जुडुम में जो लोग थे, वो राहत शिविर हैं, वो लोग अपने घरों को नहीं लौट पाए हैं। जो विक्टिम हैं उनको आज भी डर है कि उनको मार दिया जाएगा। तो जब जो सरकार की रिहैबिलिटेशन पॉलिसी और बाकी, और उन्होंने ये भी बताया कि उनको कोई बहुत ज़्यादा सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल रही है। मैं ये कन्फेस कर रहा हूँ कि मैं किसी राहत शिविर में नहीं गया हूँ, लेकिन जो लोकल वहाँ के लोगों ने बताया, आप जितना दावा कर रहे हैं कि रिहैबिलिटेशन और इन सब पे काम हुआ है, शायद वो उदाहरण तो बहुत अच्छा नज़र नहीं आता है। ये सब जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है काफ़ी एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है और काफ़ी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। उसमें समय जरूर लगता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी विगत 2-2.5 वर्षों में जो अंदरूनी इलाका में भी जो नक्सल समस्या कारण से पहले जो सड़क और बंद हो गए थे या सड़क निर्माण नहीं हो पाए थे, उन इलाका में भी अभी सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ की गए थे। अबुझमाड़ के अंदर अभी अनेक वर्षों के पश्चात जो नेशनल हाईवे 130D के तहत हम अबुझमाड़ के बीचों बीच एक सड़क निर्माण कार्य भी प्रगति पर अभी प्रारंभ हो गए। उसमें थोड़ा समय लगेगा, और इस हिसाब से दक्षिण बस्तर, पश्चिम बस्तर, नेशनल पार्क इलाका में, सभी इलाका में जो सिक्योरिटी वैक्यूम को कम करते हुए, सिक्योरिटी वैक्यूम को फिल करते हुए जो सड़क पुल पुलिया निर्माण कार्य और बेसिक कम्युनिटी है, जो बिजली आपूर्ति से लेकर रेशन दुकान, स्कूल की सुविधा, ये सब प्रारंभ की जा रही है। और जैसा कई बंद हुई स्कूल को पुनः प्रारंभ किया गया, जैसा हमारा एकदम दक्षिण जो लास्ट सदर्न टिप में जो छत्तीसगढ़ के गांव पामेड़ है, उसके लिए अभी चिंतावाग नदी के ऊपर एक ब्रिज निर्माण करके विगत 4 महीने से जो पामेड़ डायरेक्टली अभी बीजापुर जिला मुख्यालय से जुड़ गए, अभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी चालू हो गई थी। इस प्रकार काफ़ी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस की गई थी। इसी कारण से थोड़ा नॉर्मल सी लौट आ रहा है, और जैसा जैसा नॉर्मल सी लौट आ रहा है, इलाका में एक सिक्योरिटी सिनेरियो में काफ़ी एक पॉजिटिव चेंजेस होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रीच बढ़ जाएगा, सुख सुविधा बढ़ जाएगा। उसके बाद लोग अपना वापस उस गांव में जाकर अपना खेती किसानी को, जो पहले नक्सल समस्या कारण से छोड़कर इधर आ गए थे, कई लोग जैसे 4 एकड़ ज़मीन थे, 5 एकड़ ज़मीन थे, मवेशी थे, सबको छोड़कर नक्सल आतंक कारण से शहर के आसपास आना पड़ा। कई लोग अभी वापस लौट गए, और भी कई लोग वापस जाने की इच्छा उनका है। जैसे जैसे स्थिति और बेहतर होता जाएगा, ये तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक परिवर्तन है, अकेले 1 दिन में 2 दिन में नहीं हो पाएगा। इसमें थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से टाइम लगेगा, लेकिन काफ़ी एक पॉजिटिव
सिनेरियो हमको देखने मिल रहा है और आने वाला बहुत जल्दी जैसे कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा, इलाके में नक्सल आतंक काफ़ी हद तक पूरा समाप्त हो जाएगा और कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा। उसके बाद लोग जाना चाहते हैं और कई लोग अभी गए भी है, जहाँ हम लोग हाल फिलहाल में जो नए कैंप्स प्रारंभ कर दिए थे उसमें फिर लोग शहर के आसपास से वापस अपना गांव लौट गए थे। कुछ इलाके में जैसे मैं पहले भी पता थे नेशनल पार्क एरिया है, अबूझमाड़ एरिया, उधर अभी भी थोड़ा सिक्योरिटी वैकम एरिया, उसमें भी आने वाले समय में जैसा परिस्थिति बदल जाएगा फिर क्षेत्र की जनता वापस अपना गाँव जाने का स्थिति निर्मित हो सकता है। बहुत ही जघन्य हत्याकांड हुआ पेदा कोरमा में, जहां माओवादियों ने 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 12 लोगों को वो लेके गए थे, 9 को छोड़ दिया। उनके साथ भी बहुत मारपीट हुई, लेकिन 3 लोगों को मार दिया। उसमें एक नाबालिग बच्चा भी है, जो हमें उनके परिवार के लोगों ने बताया। और जो बात वहाँ पर हमें बातचीत में पता चली वो ये पता चली कि उस गांव का एक लड़का डीआरजी में भर्ती हो गया, जो एक वक्त में सीनियर माओविस्ट कमांडर था या पार्टी के उनके संगठन में था। तो जब सरेंडर करते हैं माओविस्ट और वो डीआरजी में भर्ती हो जाते हैं तो उनके परिवार या उनके दोस्त, उनकी जान खतरे में आ जाती है, वो शक के दायरे में आ जाते हैं। तो ये एक अलग तरह का चैलेंज है। इसको कैसे आप इंश्योर करते हैं, इतना जिस तरह की ये घटना हुई है पेदा कोरमा में, ये बाकी जगह भी निर्मित हो सकती है? माओवादी की ये असली चेहरा है। सिर्फ आतंक के बल पर अपना संगठन को जीवित रखने के लिए उनके एक प्रयास है, एक असफल प्रयास मान सकते हो उसको, क्योंकि जिस तरीके से विगत समय में उनके संगठन का काफ़ी बड़ी झटका रहा है, उसकी जो टॉप लीडरशिप जो सेंट्रल कमेटी और पुलिट ब्यूरो मेंबर्स होते, जो कभी एक समय में 45 की संख्या थे, वो कम होते अभी वर्तमान में 12-13 की संख्या में पहुंच गई है। संपूर्ण माओवादी संगठन के जो सरगना है, उनकी जनरल सेक्रेटरी बसवराज को डेड बॉडी 21 मई को बस अबूझमाड़ के जंगल में मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गए थे। और वर्ष 2025 में टोटल टॉप 5 जो माओवादी कैडर के डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात सुरक्षा बल ने छत्तीसगढ़ अन्य जो प्रांतों में भी रिकॉर्ड किया, जिसमें बसवराज भी शामिल है। साथ साथ जो चलपति है एक सेंट्रल कमेटी मेंबर, दूसरे सेंट्रल कमेटी मेंबर गौतम उर्फ सुधाकर, एक जो और सेंट्रल कमेटी मेंबर अभी हाल फिलहाल में ईओबी एरिया में आंध्र उड़ीसा बॉर्डर एरिया में उदय उर्फ गजाला रवि, उनका डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। झारखंड में एक विवेक मांझी का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इस प्रकार सिर्फ 2025 के 6 महीने में जो माओवादी के टॉप लीडरशिप में 5 कैडर के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। और उसके पूर्व में 2024 और इसके पहले भी काफ़ी अलग अलग घटनाक्रम में या किसी और परिस्थिति में उनके टॉप लीडरशिप के कैडर्स मर गए थे या उनके डेड बॉडी रिकवर किए गए थे या संगठन छोड़कर सरेंडर किया। 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर जमपन्ना और सुधाकर सरेंडर भी किया और 2 पुलिट ब्यूरो मेंबर प्रशांत बोस और शीला मरांडी गिरफ्तार भी हुआ। इस प्रकार माओवादी संगठन का टॉप लीडरशिप में काफ़ी बड़ी झटका रहा और उनके नीचे लेवल के कैडर्स में भी काफ़ी बड़ी संख्या में संगठन छोड़कर आत्मसमर्पण किया है। सिर्फ 2024 और 25 की विगत 18 महीने में हमारे यहाँ जो 1400 से अधिक माओवादी कैडर ने हिंसा त्याग करके आत्मसमर्पण किया। इसी कारण से माओवादी संगठन का संख्या बल कम होते जा रहा है, उनके क्षेत्रफल सिमटते जा रहा है। पहले एक रेड कॉरिडोर के माध्यम से पशुपति से लेकर नेपाल के पशुपति से लेकर आंध्रा की तिरुपति तक एक लाल गलियारा निर्मित करने का उनका एक सपना थे, वो सपना टूट गई। अभी उनके इलाका काफ़ी हद तक सिमट गए। सिर्फ छत्तीसगढ़ और झारखंड की ऐसा 2 पॉकेट्स है, उसमें अभी गतिविधि थोड़ा नजर आ रहा, तो बाकी इलाके में काफ़ी हद तक उनके एक्टिविटी खत्म हो गई थे। इन सब बौखलाहट के कारण से निर्दोष आदिवासी, ग्रामीण, महिला, बच्चे, बुजुर्ग को मारना, पीटना, प्रताड़ित करना, आईडी के माध्यम से उनको नुकसान पहुंचाना, सिर्फ इस प्रकार का कायराना हरकत के माध्यम से अपना संगठन की ताकत को बना रखने के लिए, अपना कैडर को, मनोबल को बना रखने के लिए, अपना संगठन को उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए एक प्रकार के एक साजिश के तहत एक असफल प्रयास की जा रही है। जो अभी पेदा कोरमा का घटनाक्रम भी उसी दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं, क्योंकि एक कैडर आत्मसमर्पण किया उन्होंने, तो मतलब शासन की पॉलिसी के तहत हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य आए थे। ये उन्होंने सही निर्णय लिया, क्योंकि उनकी हिंसा के साथ जाने से कोई फायदा नहीं होती, इसलिए उन्होंने
बातों को समझ लिए सही निर्णय लेकर आगे थे। लेकिन उनके परिजन को खासतौर पर नाबालिग बच्चे को मारना किसी प्रकार का कोई वीरता का कोई संकेत नहीं ये है। बात तो बिल्कुल सही है सर कि कोई वीरता का तो छोड़िए, बहुत ही इसलिए मैंने कहा कि बहुत जघन्य हत्याकांड था ये, और इंसानियत को शर्मसार करने वाला हत्याकांड है। लेकिन सवाल ये है कि जो लड़के लड़कियां सरेंडर कर रहे हैं, अगर उनके परिजनों पर इस तरह का हमला होता है तो जो कॉन्फिडेंस है लोगों का वो डाउन होता है। आपका जो पूरा अभियान है वो भी, उसको भी एक सेटबैक होता है। जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर आप बात कर रहे हैं, या जो ट्रस्ट डेवलप करना है पुलिस और जनता के बीच में, उसको भी झटका लगता है। तो जब आप ये पॉलिसी फ्रेम करते हैं तो जाहिर है ये सवाल भी आपके सामने आए होंगे, लेकिन उस तरह का क्या कोई कदम नहीं उठाए गए कि उनकी सेफ्टी का क्या होगा? इसमें क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक का कोई कॉम्पनसेशन शायद अभी तक नहीं अनाउंस हुआ है ये तो कॉम्पनसेशन तो जो पॉलिसी में है, और सभी इस प्रकार के नक्सल हिंसा में जो जिसके यदि कोई नुकसान होते हैं, जो जिसका जान माल का क्षति हुआ, उनके परिजन को मतलब निश्चित रूप से शासन के जो सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत, और भी जैसे विक्टिम कॉम्पनसेशन पॉलिसी के तहत उसका अलग अलग किसी घटनाक्रम में कोई घोषणा का आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी पॉलिसी में पॉलिसी में थोड़ा सा अलग तरह का मामला है। इसमें तो पॉलिसी में इनकॉर्पोरेटेड है। उनके परिजन के लिए सभी प्रकार का आर्थिक सहायता से लेकर उनकी नौकरी से लेकर सभी प्रकार की सुविधा दी जाती है, और प्रत्येक जो नागरिक का जान माल रक्षा करना पुलिस का, सुरक्षा बल, शासन का कर्तव्य है। उसके निश्चित रूप से हम उस कर्तव्य को निभाएगा। लेकिन मैं वही बताना चाहता हूँ, मतलब ये नक्सल की इस प्रकार का हरकत से उनका ताकत नहीं बढ़ेगा, उल्टा उनका खात्मा के लिए काफ़ी बड़ी कारण भी ये बन सकता है। अभी क्षेत्र की जनता मन बना चुकी है इस टाइप का जो हिंसात्मक गतिविधि का अंजाम देने वाला संगठन और उसकी सदस्य को खात्मा करना निश्चित रूप से होना चाहिए, और उसी दिशा में भी लगातार हमको बढ़त भी प्राप्त हो रहा है। और जैसा अनफॉर्चुनेटली जो इसमें जो किसी का भी जान चला जा रहा है, यदि हमारा सुरक्षा बल सदस्य का हो, या जो ग्रामीण का है, या आत्मसमर्पित नक्सली का, या उनके परिजन का किसी का भी जान चला, तो काफ़ी एक अनफॉर्चुनेट, एक दुर्भाग्यपूर्ण का विषय है। लेकिन हमारा संकल्प है आने वाला समय इस प्रकार की घटना ना हो, उसके लिए एक सुरक्षित वातावरण निर्मित करना है। उसी दिशा में लगातार हमारा सुरक्षा बल सदस्य समर्पित होकर काम कर रहा है, और उसका क्षेत्र की जनता से भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है। शासन का भी एक स्पष्ट मंशा है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में नक्सल का पूर्ण रूप से उनका संगठन का ऑलरेडी बैंड और इलीगल आउटफिट है, सरकार द्वारा प्रतिबंधित गैर कानूनी संगठन के रूप में इसका घोषित है। इसलिए उसके प्रत्येक सदस्य का उस इकोसिस्टम से हमको बाहर निकलना है, और इस संगठन का खात्मा सुनिश्चित करना है, और इसी के माध्यम से पूरा इलाका में आतंकी घटना का पूर्ण रूप से विराम देना हमारा मकसद है। उस निश्चित रूप से हम इसमें सफल होगा। एक और शिकायत मिली हमें गाँवों में कि जो आपने खुद ही कहा भी कि अगर इस तरह का कायराना हमला करेंगे, लोगों की हत्याएं करेंगे, तो माओवादियों को और नुकसान होगा। इसका शायद सही बात है, लेकिन एक शिकायत ये मिली कि आपके जो डीआरजी के लड़के लड़कियां हैं, गांव के लोग जब बाज़ार आते हैं, मुर्गा लड़ाई देखने आते हैं, या अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीदने आते हैं, तो कई बार आपके डीआरजी के लड़के लड़कियां जो आत्मसमर्पित हैं, जो सरेंडर्ड माओविस्ट हैं, वो कई बार आके तंग करते हैं उनको, और उससे आपका जो नैरेटिव है वो कमज़ोर होता है। तो इस प्रकार के जो पुलिस बल के ऊपर जो एलिगेशंस है, कई फैब्रिकेटेड एलिगेशन से सिर्फ पुलिस की मनोबल को गिराने के लिए, जैसे एक पूरा कॉन्स्पिरेसी के तहत मोदी द्वारा आज नहीं, मतलब पुराना समय से इस प्रकार का एलिगेशन के माध्यम से शासन, प्रशासन, पुलिस बल को एक बैड लाइट में उसको प्रेजेंट करना है, और जैसे एक नैरेटिव सेट करना पूरा मोदी की जो आइडियोलॉजी में, ये सबसे बड़ी उनके एक साजिश रहते हैं, जो एक नैरेटिव सेट करना है, वो भी नेगेटिव नैरेटिव सेट करके इलाके में जनता और शासन के बीच की दूरी को बढ़ाना है, और एक प्रकार का एक साजिश के तहत अपना मजबूती दिखाना है। इस टाइप का उनके ये रहते, इसलिए बार बार इस प्रकार के जो एलिगेशंस है, जो उनकी समर्थित लोग हैं या उनकी संबंधित लोगों के माध्यम से एलिगेशन लाए जाते, ठीक, यदि हर एलिगेशन को हम उतना गंभीरता से भी लेते हैं, यदि हम उसका प्राइमरी फेसी, मतलब हर एलिगेशन को हम रिजेक्ट भी नहीं करते, जो भी एलिगेशन आता है हम उसको ओपन माइंडेड से उसका जांच करते, जांच में यदि बात सही आते है फिर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी किया है। ऐसा नहीं मतलब किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया, ऐसा कोई बात नहीं थी। जो यदि किसी में दोषी पाया जाएगा उसका खिलाफ कार्रवाई भी किया गया, लेकिन
जांच में पाएगा तो मतलब अधिकतम इस टाइप का एलिगेशन है, एक फैब्रिकेटेड और फॉल्स एलिगेशन है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस के क्रेडिबिलिटी को डाउन करने के लिए, उसको मनोबल को गिराने के लिए और जनता के बीच में पुलिस को एक नकारात्मक रूप में उसको प्रस्तुत करने के एक साजिश के तहत की जाती है। लेकिन दूसरी ओर यदि कोई एलिगेशन सही पाया जाएगा, हमने निष्पक्ष जांच किया, जांच के पश्चात संबंधित को दंडित भी किया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी किया। इसलिए हमारा पूरा जो पुलिस की मतलब ना सिर्फ बस्तर का, पूरा संपूर्ण देश भर में पुलिस का दो सिद्धांत पर काम करते हैं, जो अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड और गलत काम के लिए पनिशमेंट। रिवॉर्ड और पनिशमेंट ये सिद्धांत पर पुलिस बल अभी भी उसका डिसिप्लिन बना कर रखा गया और अभी भी उसके कार्य को मतलब आकलन की जाती है। इसलिए बस्तर की पुलिस के ऊपर भी, इधर तैनात सुरक्षा बल के ऊपर भी ये नियम लागू हुए। लेकिन मैं पूरा दावा के साथ कर सकता हूँ, मतलब जो पुलिस तब अपना जान को परवाह ना करके क्षेत्र की जनता के माल की रक्षा करने के लिए, उनकी जान के माल की रक्षा करने के लिए काम कर रहा है, फिर वो किसी जनता को अनावश्यक प्रताड़ित क्यों करेगा। मतलब क्षेत्र की जनता की शांति, सुरक्षा और विकास के लिए अपने जान तक भी परवाह नहीं करते, वो जवान किसी विषय को लेकर मतलब किसी को प्रताड़ित क्यों करेगा। उसी हिसाब से उनका सेंसिटाइज भी किया। हमारा जो सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी विशेष तौर पर जनता से कैसा व्यवहार करना है, कैसा ह्यूमन राइट्स का कैसा प्रोटेक्ट करना है, इन सब विषय पर भी हम स्पेशल फोकस करते हैं। रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स में भी इस विषय को बताया जाता है। लेकिन इसके बावजूद यदि किसी ने गलती किया, उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करते हैं। जी, आखिरी सवाल है आपसे कि जब पुलिस फोर्स किसी हथियारबंद समूह से लड़ रही होती है तो उसकी सफलता के लिए एक और जो ज़रूरी काम होता है वो है पॉलिटिकल बैकिंग। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि फोर्स को फ्री हैंड दिया जाए या सुविधाएं दी जाएं, ज़मीन पर ऐसा माहौल बनाया जाए, ऐसी सुविधाएं दी जाएं जिससे कि जनता पुलिस पर भरोसा कर सके। हम कल बीजापुर में थे, एक भी एटीएम में कैश नहीं था और हमने देखा बहुत सारे, हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। जब कोई मुठभेड़ होती है, आपके अगर कोई जवान या अधिकारी घायल होता है तो हेलीकॉप्टर से आप रायपुर उनको ले आते हैं। आदिवासियों के इलाज के लिए जिस तरह की सुविधाएं शायद बीजापुर में, दंतेवाड़ा में या और जगहों पे होनी चाहिए, शायद वो क्रिएट नहीं की गई हैं। क्या आपको कभी शिकायत नहीं होती है कि आप लोग फ्रंट पे लड़ रहे हैं लेकिन जिस तरह की पॉलिटिकल बैकिंग चाहिए आपको वो नहीं मिल रही है? कभी ऐसा मन खिन्न होता है कि नहीं? जैसा पहले भी मैंने जिक्र किया था, जो नक्सल समस्या के खिलाफ का जो ये अभियान है, इस पर अलग अलग वर्टिकल है। एक ऑपरेशनल वर्टिकल है, दूसरा डेवलपमेंटल है, तीसरा कनेक्टिविटी और चौथा जो कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेशर्स है। जैसे ऑपरेशनल वर्टिकल में पुलिस और जो स्पेशल फोर्सेस अपना जो कार्रवाई कर रहा है, जिसके परिणाम सबके सामने है और जैसा विगत 1.5-2 वर्षों में काफ़ी सकारात्मक परिणाम भी देखने मिला। सिमिलरली जो डेवलपमेंटल फ्रंट है, जैसा पहले की तुलना में अभी ऐसा कई जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अंजाम दी गए थे, जिसके कारण से अभी इलाका में एडमिनिस्ट्रेटिव रीच बढ़ गए थे। जगरगुंडा ऐसा इलाका है जो बस्तर संभाग में जो पहले 10 साल पहले, 15 साल पहले, जैसा आप सुना भी होगा, ताड़मेटला जो घटना हुआ जो 2010 में, जिसमें हमारा 76 जवान का शहादत हुआ, वो भी जगरगुंडा के पास की ताड़मेटला के इलाके में हुई घटना। उसके पश्चात इलाके में तरह के आतंक के माहौल थे। धीरे धीरे ये सब परिस्थिति बदलते हुए अभी हाल फिलहाल में उधर एक बैंक का भी प्रारंभ की गई थे। कनेक्टिविटी अभी आरनपुर से जगरगुंडा तक बन गई, बांसवाड़ा से जगरगुंडा तक कनेक्टिविटी बढ़ गई। सिविल बसेस अभी ऑपरेट होने लगे थे, क्षेत्र की जनता का आने जाने की सुविधा बन गई। इंद्रावती नदी के ऊपर अभी 4 ब्रिजेस में 2 ब्रिज का काम बड़े करके चिंतनर में कंप्लीट हो गई। फुंड्री का ब्रिज का काम अभी आने वाला 2-4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। एक और ब्रिज का काम अभी जारी है और अंदर काफ़ी जैसा काम करके बात करेगा, कामटेड़ा और कटगांव में ब्रिजेस का काम कंप्लीट हो गया। उसमें सैकड़ों गांव की लोग अभी मेन स्ट्रीम में कनेक्ट हो गए। अबूझमाड़ के अंदर बीचों बीच नेशनल हाईवे 130D का काम चल रहा है और कई इलाका में जो बैंक, एटीएम, हॉस्पिटल्स का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का भी अपग्रेडेशन हुआ। अभी जबलपुर में जो मेडिकल कॉलेज के पास में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का अभी पूरा बिल्डिंग का काम कंप्लीट हो गया। अभी आगामी 2-4 महीने में वो पूरा फंक्शनल भी हो जाएगा। जैसा यदि हमारा किसी जवान मुठभेड़ में घायल हो तो उसका इवैक्यूएशन के लिए
जो बीच जंगल में इंडियन एयरफोर्स के चॉपर जाकर उसको इवैक्यूएट करते हैं। और बाकी ग्रामीण का भी यदि कोई किसी का मेडिकल फैसिलिटी होगा जो आने जाने के लिए एम्बुलेंस सर्विसेज, इस प्रकार का जितना सुख सुविधा होना चाहिए, जितना भी संभव हो पा रहा है वो निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता को मिल रहा है। और उसको और बेहतर करने के लिए और आने वाले समय में उसमें और इम्प्रूव करने के लिए तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक दिन में मतलब ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा ऐसा करके हम कोई झूठा दावा भी नहीं रहेगा। वो तो शासन का स्पष्ट मंशा है जो इलाके में नक्सल गतिविधि जैसा समाप्त होना चाहिए, साथ साथ विकास कार्य को भी गति मिलना चाहिए। उसी में पुलिस का अपना एक भूमिका है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का उनका एक डिफाइंड एक रोल है, उसके बारे में भी सरकार लगातार मॉनिटर कर रहा है। और एक नियत निरंतर कार्य योजना भी है शासन का, जिसके माध्यम से इलाका में सभी बेसिक कम्युनिटीज़ नक्सल प्रभावित इलाके के गांव में मिलना चाहिए। और अलग अलग ऐसा कोई कार्य योजना है, इवन रोड काम करने के लिए जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, आमतौर पर सिर्फ सीमा के इलाका में जो जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट में काम करते थे, उनका भी जो दक्षिण बस्तर इलाका में जो रोड का काम उनको भी दिया गया, ताकि वो एक समय सीमा में रोड का काम कंप्लीट करके क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिल सकता है। इस प्रकार दोनों भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन और स्थानीय प्रशासन जहाँ जहाँ काम करना चाहिए, जो आवश्यकता है उस हिसाब से काफ़ी काम आगे बढ़ा रहा है। इसमें काफ़ी चैलेंजेस भी आते हैं, जो सुरक्षात्मक परिस्थिति है और भूगोलिक परिस्थिति है, नदी नाला, इस टाइप का काफ़ी चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन उसको एक एक करके चैलेंजेस को मीट आउट करते हुए हम पहले की तुलना में अभी वर्तमान में इस परिस्थिति में पहुंच गई। काफ़ी एक सकारात्मक स्थिति हमको नजर आ रहा है और आने वाले समय और स्थिति बेहतर ही होगा। और बस्तर क्षेत्र में एक पॉजिटिव आइडेंटिटी मिलना चाहिए, क्योंकि इतना सालों से बस्तर के बारे में बाहर की दुनिया में सिर्फ आईडी ब्लास्ट के कारण से, कोई नक्सल घटना के कारण से, इधर हो रही हिंसात्मक जो घटनाक्रम के कारण से जो जाना जाते, लेकिन उसके अलावा बस्तर में काफ़ी प्राकृतिक सौंदर्यता है। हमारे पास चित्रकूट वाटरफॉल्स है, तीर्थगढ़ से लेकर हांदावाड़ा वाटरफॉल है, कुडुमसर केव्स है, एक हेरिटेज जो रिच हेरिटेज टूरिज्म की संभावना है। और भी काफ़ी एक इको टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स का काफ़ी आभार संभावना है, जो जिसको लेकर होम स्टे का भी अभी काफ़ी एक जैसे फेमस होते जा रहा है। बस्तर दशहरा है जो एक यूनिक फेस्टिवल है, पूरा विश्व में मतलब 75 दिन चलने वाला एकमात्र जो फेस्टिवल है जो बस्तर में है, जो अभी जुलाई महीने से शुरू होकर अक्टूबर महीने तक चलेगा। उसके देखने के लिए अभी काफ़ी बड़ी संख्या में बाहर के लोग बस्तर आ रहा है, जो पहले की तुलना में फुटफॉल बढ़ते जा रहा है। और ये काफ़ी एक पॉजिटिव चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है। और कनेक्टिविटी भी अभी एयर कनेक्टिविटी भी हैदराबाद से जबलपुर तक, दिल्ली, जबलपुर, बिलासपुर से लेकर जबलपुर तक आने वाले समय इसमें और विस्तार भी हो सकता है। इस प्रकार सभी फ्रंट में काफ़ी चीज़ हमको देखने के लिए मिल रहा है पॉजिटिव रूप से। और आने वाले समय और स्थिति बेहतरी होगा और बस्तर क्षेत्र के एक पॉजिटिव और सकारात्मक आइडेंटिटी निश्चित रूप से मिलेगी। और क्षेत्र के जनता की इच्छा अनुरूप इसमें एक सकारात्मक परिस्थिति हमको देखने के लिए आने वाले समय में मिलेगा। जी, और सुंदरराज भी जो बता रहे थे कि बस्तर में क्या क्या है, कितना खूबसूरत है, उसमें आप यहाँ लगने वाले आदिवासी हाट भी जोड़ सकते हैं, डोगरा आर्ट भी जोड़ सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बस्तर में बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन फ़िलहाल बस्तर में जो हालात हैं, इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्दी बस्तर के उन जंगलों में भी शांति स्थापित होगी, बंदूकें शांत होंगी और आदिवासी जैसा कुदरत के साथ सदियों से जीता आया है वो चैन से जी सकेगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने कम नोटिस पे हमें टाइम दिया। आईजी साहब से कई सवाल हमने जो पूछे वो शायद किसी पॉलिटिकल लीडर से हमें पूछने चाहिए थे। हमारी कोशिश होगी कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनसे भी हम इस सिलसिले में बातचीत करें और आप तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।